हाय हेलो एंड वेलकम। फीस फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। हम लोग नीट के जो सीरीज़ कर रहे हैं सॉल्यूशन का प्रीवियस ईयर का, उसमें आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें भी 2-3 लेक्चर आ ही जाएगा। यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आप 8 वेटेज पकड़ सकते हैं इसको। तो उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बेस्ड है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोड जो चीज़ है वो सब करेंगे, प्लस कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। 2017 नीट में पूछा गया था। नीट 2017 में क्या है कि देखिए कि एक कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय बैटरी। तो जब भी एक बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो एक कैपेसिटर को, तो वो बैटरी का जो वोल्टेज है कैपेसिटर का वोल्टेज वही हो जाता है। एक कैपेसिटर रहेगा एक बैटरी के अक्रॉस में तब, ठीक है। तो चलिए क्या बोले कि एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम। तो किसी भी ऐसा प्रॉब्लम में हम लोगों को पहले जो है सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट देयर इज अ कैपेसिटर सी। इसको हमें वोल्टेज सोर्स और बैटरी से हम चार्ज कर रहे हैं, इसका वोल्टेज भी V हो जाएगा, ठीक है। कैसा होता है, आप अगर इधर पे V वोल्ट डालेंगे तो ये भी V वोल्ट हो जाएगा, फिर ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इधर से कोई करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि इधर का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मतलब ये V वोल्ट एक्वायर कर लेगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमको ये बैटरी को हटाना है और अनदर आइडेंटिकल मतलब सेम कैपेसिटेंस वाला एक कैपेसिटर इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो 2 केस आप समझ गए, ये हम लोग का केस 1 है, ये केस 2 है। तो द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय रिजल्टिंग एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, कितना फैक्टर से होगा, ये सब निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो चलिए पहले इस केस में कितना है एनर्जी, इस केस में है बहुत सिंपल है, हाफ सी वी स्क्वायर है। ये फॉर्मूला हमको मालूम है, तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करते हैं उसका फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर। अब चलिए केस 2 में देखते हैं, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है। अब देखिए ये वोल्टेज का क्या होगा, ये वोल्टेज, ये तो V वोल्ट एक्वायर कर चुके थे पहले ना, तो ये वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, ये सेम है इसलिए ये V/2 हो जाएगा, इधर पे V/2 हो जाएगा, इधर भी V/2 हो जाएगा। अगर नहीं सेम होता तो आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता। जो टोटल जो चार्ज है वो डिवाइड होता है, ओके। एक पोटेंशियल आएगा, वो पोटेंशियल में जाके ये रुक जाएगा। मतलब ये तो चार्ज पार्टिकल, ये तो चार्ज कैपेसिटर था, ये अनचार्ज था, तो ये डिस्चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, होके एक पोटेंशियल पे आके रुक जाएगा, ठीक है। ये डिस्चार्ज नहीं होगा, ये चार्ज भी नहीं होगा, एक पोटेंशियल पे आके रुक जाएगा। तो वो पोटेंशियल क्या होगा, ये सेम है इसीलिए आधा आधा हो गया। अगर सेम नहीं होता तो टोटल चार्ज जितना था डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस अगर करते आप तो वो आपको वो पोटेंशियल मिल जाता, जो पोटेंशियल में आके वो रुकेगा, ठीक है। इधर पे भी ये फॉर्मूला से भी हम दिखा सकते हैं, देखिए ये कौन सा पोटेंशियल में आके ये रुक जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो चार्ज कितना था इस सिस्टम में, चार्ज कितना था, चार्ज था C × V और दोनों का कैपेसिटेंस कितना हुआ C + C 2C, तो V/2 में आके ये रुक गया, ठीक है। चलिए तो एक केस में दोनों का V/2 हो गया। अभी सिस्टम स्टेबल है। अब इसके तो केस 2 में कितना है एनर्जी, देखिए केस 2 में कितना होगा, केस 2 में होगा हाफ × C × V स्क्वायर। V स्क्वायर कितना है V/2 स्क्वायर, ठीक है। ये एक का है और दोनों का कितना होगा × 2 होगा। ये एनर्जी स्टोर करके ये भी एनर्जी स्टोर करेंगे इसलिए × 2 कर रहे हैं, तो हो गया आपका CV²/4। मतलब पहले था CV²/2, अब हो गया CV²/4, मतलब ये क्या होगा, आधा हो गया, तो डिक्रीज बाय फैक्टर 2 इज द राइट आंसर, ओके। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। ये फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, जब भी एक कैपेसिटर अलग होगा तब अलग होगा, ठीक है। तब ये सेम नहीं होगा, V/2 नहीं होगा, दूसरा किसी जगह पे जाके
स्ट्रिक हो जाएगा। आप किसी भी वैल्यू लेके आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसा प्रॉब्लम आएगा फिर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, देखिए बहुत देखने में बड़ा सवाल है लेकिन है उतना डिफिकल्ट नहीं। सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -e एंड अदर इज e प्लस डेली। सो बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज का जो डिफरेंस है वो डेली है, ठीक है। इफ द नेट of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance much greater than the atomic size apart is 0, then daily is the order of daily का order कितना है, 10 to the power कितना है, ये निकालना है, ठीक है। देखिए 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो 2 हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन रहता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो चार्ज रहेगा वो होगा प्लस डेली होगा। अल्टीमेटली जो चार्ज होगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, अल्टीमेटली डेली चार्ज एक्स्ट्रा है आपके पास। तो 2 हाइड्रोजन एटम है, इसमें डेली चार्ज है, इसमें और एक डेली चार्ज है। एक्चुअली में ई है और -e है और e प्लस -e है, मतलब दोनों कैंसिल होकर डेली डेली रह जाएगा, ठीक है। एक से जो चार्ज है वो रह जाएगा, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का चार्ज तो नॉलिफाई हो जाएगा ना, सेम चार्ज होता है उल्टा पोलैरिटी का। तो इसका ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो d है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d। और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्सेस सेम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, Q1 Q2 बाई 1/4πε0 ओके। तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा डेल स्क्वायर बाई 4πε0 to d²। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर हो गया g इंटू m1 इंटू m2 बाई r²। ये है फॉर्मूला। तो ये दोनों सेम होगा ना, दोनों सेम है, तो दोनों की इक्वेट कर दीजिए आप। तो डेली स्क्वायर इक्वल टू इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक साथ एक बार में। ठीक है, तो 1/4πε0 का वैल्यू मालूम है हमको, 9 × 10⁹ ठीक है। अच्छा, और g का वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11 ठीक है। चलिए, और mh हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है, इसका स्क्वायर होगा आपका 1.67 × 10⁻27 का स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, देखिए ये डेली का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 10 टू द पावर का कैलकुलेशन कीजिए, सिर्फ 10 टू द पावर का कैलकुलेशन। इधर पर 10⁻27 इसका स्क्वायर है, मतलब 10⁻54 है, और इधर पर -11 एक साथ ले लेते हैं तो -65 हो जाता है। ये ऊपर जाएगा तो -65 और -9 मतलब आपका हो जाएगा 10 टू द पावर -74, ठीक है। 10 टू द -74 का आप आधा देखिए कौन सा क्लोज है, 10 टू द -37 है। और ये जो 9 है 6.67 इंटू 1.67 का स्क्वायर 9, ये मिला के ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 1 के आसपास ही होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 10 टू द -37 के आसपास 36 भी है, 38 भी, आपको सब निकालना है, ऐसा नहीं है ना। इसीलिए ये डेली इसका स्क्वायर का है, और कुछ होगा एक कांस्टेंट होगा छोटा मोटा 1 पॉइंट समथिंग। तो डेली का जो ऑर्डर होगा वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द -37 होगा। इधर पर अगर 36 38 दिया होता तो हमको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगा, इधर कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, डिफिकल्ट है, एकदम 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 इजी है, एकदम इजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 4 डायग्राम दिया हुआ है इक्विपोटेंशियल लाइंस का, एक स्ट्रेट है, एक ऐसा है, 4 डिफरेंट देखने में, ठीक है। क्या निकालने के लिए बोला है, देखिए ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, ओके, पोजीशन ए टू बी, ए पॉजिटिव चार्ज ए टू बी इन ईच डायग्राम। इन ऑल द 4 केसेस वर्क डन इज सेम, मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव इन फिगर 1, फिगर 2 मैक्सिमम वर्क, और मैक्सिमम वर्क इन फिगर 3। तो देखिए आप
ए पॉइंट और बी पॉइंट जो वर्क डन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वर्क डन डिपेंड करता है कितना चार्ज को आप मूव करवा रहे हैं और ये दोनों पॉइंट के अंतर बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखिए सभी केसेस में आप देखिए यहाँ का जो पोटेंशियल है 10 वोल्ट है, यहाँ का 40 है, मतलब डेल वी जो है वो आपका 30 हो गया। इन ईच केसेस देखिए इधर भी 10 है, इधर भी 30 है। इक्विपोटेंशियल लाइन कैसा भी दिखने में हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए ये पॉइंट जो है इसका पोटेंशियल कितना है 10 है और ये 40 है, तो 10 और 40 30 हो गया डिफरेंस। इधर भी 30 है, इधर भी 30, मतलब इन ऑल द केसेस है जो डेल वी है ये 30 वोल्ट है आपका, और क्यू तो सेम ही है, ए पॉजिटिव चार्ज, मतलब इन ऑल केसेस वर्क डन इज सेम। क्यों सेम है? एक सेम चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं और ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, देखिए हर केस में ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 30 है, 40 माइनस 10 माइनस 40 कुछ भी ले लीजिए, तो वर्क डन इन ऑल द केसेस सेम है। देखने में बड़ा है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, आपको हर एक डायग्राम को दिखना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं, एकदम ईजी सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एकदम इजी सवाल है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ फॉर्मूला में आपको डालना है, हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछे कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन द डायपोल इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। सभी डेटा दिया हुआ है। ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डायपोल रखा हुआ है ऐसे 30 डिग्री करके। ठीक है, इसका लेंथ जो है 2a लेते हैं हम, ये लेंथ दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर, तो 2a इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर, मतलब 0.02 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है आपका टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क है आपका 4 न्यूटन मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2 × 10⁵, और आपको निकाल, और ये 30 डिग्री भी दिया हुआ है थीटा। आपको निकालने के लिए बोला है कि चार्ज क्यू। तो फॉर्मूला क्या आता है टॉर्क का? आपका मालूम है आपको, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी जो है डायपोल मोमेंट है, इसका मतलब है 2a, इसका लेंथ इंटू क्यू इंटू ई साइन थीटा। ऐसे लिखते हैं हम, लेंथ मतलब यही लेंगे पूरा, यही वाला लेंगे। ठीक है, तो सब कुछ मालूम है आपको, सिर्फ क्यू निकालना है। तो क्यू इक्वल टू हो गया आपका टॉर्क कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2a। 2a मतलब जो आपका हो गया 0.02 इंटू ई कितना है आपका 2 × 10⁵, और साइन थीटा है आपका हाफ। थीटा 30 डिग्री है तो साइन थीटा हो गया आपका हाफ। तो ये चला गया, ये आ जाएगा आपका 2 × 10⁻3, ऊपर में जाएगा तो 2 × 10⁻³ ठीक है, इधर पे 2 × 10⁻³ हो जाएगा, 4 2 कट के 2 रह जाएगा, 2 × 10⁻³ मतलब 2 मिली कूलम। बी होगा आपका आंसर। ठीक है, एकदम आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, कोई दिमाग का कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नीट 2016 में पूछा गया था। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स है। ठीक है, एक कैपेसिटर है, इसमें 4 डाइलेक्ट्रिक्स है, अलग अलग तरीके से है। ठीक है, सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 और K4 है। तो ये सबको हटा के अगर हम एक सेम कैपेसिटेंस रख के अगर हम एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो वो डाइलेक्ट्रिक के साथ ये डाइलेक्ट्रिक का रिलेशन क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, यही सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये पोर्शन का अलग से कैपेसिटेंस होगा, इसका भी अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो अगर हम ये पोर्शन का कैपेसिटेंस C1 पकड़ लेते हैं तो C1 को हम क्या लिख सकते हैं? C1 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? इप्सिलॉन नॉट A/D। ये नॉर्मल फॉर्मूला है हम लोगों का कैपेसिटेंस निकालने का, इप्सिलॉन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इप्सिलॉन A/D, और ये कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होता है।
अब देखिए यहाँ पे तो ये तो है नहीं, ये पूरा एरिया का 1/3 है, तो अब 3 से डिवाइड कर दीजिए। और डी तो नहीं है, ये डी/2 है, तो डी के जगह पे डी/2 बैठे है, तो ये 2/3 K1 इप्सिलॉन नॉट A/D होगा। ठीक है, देखिए सेम तरीके से C2 भी होगा ऐसा ही 2/3 K2 इप्सिलॉन नॉट A/D, और C3 होगा आपका 2/3 K3 इप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, और C4 कितना होगा, C4 मतलब ये वाला, इसको हम C4 पकड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा एरिया है लेकिन ये D/2 है सिर्फ। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं K4 इप्सिलॉन नॉट A/D, ए यही होगा, डी के जगह पे D/2 बैठेंगे तो 2K4 इप्सिलॉन नॉट A/D। ये चार कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया। और अगर पूरा पूरा को अगर हम एक C कैपेसिटेंस लेंगे, ठीक है, बाद में जो डालना है हमको कि जो कांस्टेंट, इस पूरा को रिप्लेस करके अगर यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक डाल के जो कैपेसिटेंस होगा C, जो पहले वाला का सेम होगा, तो C कितना होगा, C होगा आपका इप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K। अब ये चारों में हमको रिलेशन निकालना है। तो देखिए ये तीनों जो कैपेसिटेंस है C1 C2 C3, ये सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज में है या पैरेलल में। देखिए दोनों का जो प्लेट है सेम है, दोनों तीनों का प्लेट जो है सेम है, दो प्लेट सेम है, मतलब 2 3 पैरेलल में है तीनों का। देखिए ना सेम ही तो प्लेट है, सेम प्लेट है ना, ये सेम ही प्लेट है। यहाँ पे अगर आप वोल्टेज डालेंगे, यहाँ पे वोल्टेज डालेंगे तो तीन का तो सेम ही वोल्टेज आएगा ना, तो C1 C2 C3 क्या होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या लिख सकते हैं हम, C1 प्लस C2 प्लस C3, इसके साथ सीरीज में होगा क्या, सीरीज में होगा आपका C4। देखिए C4 ये सीरीज में आएगा, ये तीनों का पैरेलल में है, तीनों को मिला के C1 प्लस C2 प्लस C3, उसके साथ C4 जो है वो पैरेलल में आएगा, वो सीरीज में आएगा, एक के बाद एक है सीरीज में आएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में होने से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, तो ये लिख सकते हैं 1/C इक्वल टू you can write it, I hope। अब C1 C2 C3 का वैल्यू बैठे हो जाएगा, तो 1/C की जगह पे क्या बैठेंगे हम, ये बैठेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 सभी का देखिए सेम ही है, C1 C2 सब सेम है, सिर्फ ये K1 K2 अलग हो जाएगा। तो हम अलग कर लेते हैं K1 प्लस K2 प्लस K3, इसको अलग कर लेते हैं, और बाकी क्या रह जाएगा आपका 2/3 इप्सिलॉन नॉट A/D। और C4 कितना है आपका, C4 ये है, ठीक है। तो इप्सिलॉन नॉट A/D सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 1/K, 1/K, यहाँ पे है आपका K1 प्लस K2 प्लस K3, 2/3 रह जाएगा यहाँ पे, तो 3 ऊपर चला जाता है, और यहाँ पे भी 2 इंटू K4। देखिए यहाँ पे 3 मिल गया, ये हो गया, तो यहाँ पे नीचे 2 नहीं है, तो ये 2 कॉमन लेके आप इधर डाल सकते हैं, तो आ गया आपका 2/K इक्वल टू 3/K1 प्लस K2 1/K1। सी इज द करेक्ट आंसर। पहले आपको सोचना है कि ये तीनों जो है, ये तीनों किस में है, सीरीज में है या पैरेलल में है। पैरेलल में है, क्यों, दोनों का प्लेट सेम है, पैरेलल में तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया आपका, इसके साथ सीरीज में क्या होगा, ये C4 होगा, एक के बाद एक है, इसलिए सीरीज में दोनों मिला के कैपेसिटेंस C। ये होगा रिलेशन, जो ये चारों मिला के जो कैपेसिटेंस होगा, उसको ये चार डाइलेक्ट्रिक को छोड़ के अगर हम और एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे प्लेस करें, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा उसके साथ K1 K2 K3 K4 का रिलेशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा कॉम्बिनेशन देके सवाल पूछ ही सकता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, 3-4 मिनट लग जाएगा, 3 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, तो अगर आप
कैलकुलेशन करेंगे तो। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के नीट के सीरीज़ में ये फर्स्ट लेक्चर है। आज के लिए इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे रहिए। हैव अ नाइस डे।